हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सीज़न आते हैं और जाते हैं, लेकिन एक ऐसा सीज़न भी आता है जो देश के भविष्य को पलट देता है। आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा सीज़न है जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ। तो आपका इंतज़ार खत्म। मैं बात कर रही हूँ इलेक्शन के सीज़न की। चुनाव आते हैं तो हर तरफ अपनी अपनी राजनीतिक पार्टीज की पब्लिसिटी के लिए रंग बिरंगे पोस्टर नजर आते हैं, जैसे दीवारों पर, आम जनता के घर पर या कोई भी पब्लिक प्लेस। ये देखकर आपके मन में क्या विचार आते होंगे, ये ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा। मेरे मन में भी विचार आते हैं, जैसे टेलीविज़न पर अलग अलग साबुन की ऐड आती है। कोई ऐड कहती है हमारा साबुन बहुत अच्छा है, दूसरे साबुन की ऐड कहती है हमारे साबुन से सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, और कोई ऐड तो हेल्थ बनाने का दावा करने वाली आती है। ठीक इसी तरह अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने दावों के साथ अपना प्रचार करते हैं। चुनाव जीतने के लिए नेता शराब बंटवाते हैं, कंबल, राशन और यहाँ तक कि नोट भी बांटे जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नकल से पास कोई डॉक्टर बन जाता है तो क्या होता होगा, मतलब नीम हकीम खतरा है जान। लेकिन क्या प्राचीन समय में भी चुनाव इसी तरह होते थे? अगर होते थे तो किस तरह होते होंगे? तो आज यही आपको बताने जा रही हूँ। हिस्ट्री में लोकतंत्र के उपयोग में बहुत से अप्स एंड डाउन आए। भारत के प्राचीन गणतंत्र या यूरोप के एथेंसी लोकतंत्र का इतिहास 2000 वर्ष से भी पुराना है, लेकिन उस काल के मानव समाज में लोकतंत्रीय संस्थाएं किसी न किसी रूप में मौजूद थी। मानवीय गतिविधियां जैसे व्यापक रूप लेती गई, मानव दृष्टि में भी व्यापकता आती गई। नागरिक समाज के निर्माण की इच्छा ने मनुष्य को लोकतंत्र की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यही एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें साधारण से साधारण व्यक्ति को भी भागीदारी का अवसर मिलता था। प्राचीन काल में भारत में सुदृढ़ व्यवस्था मौजूद थी। इसके प्रमाण हमें प्राचीन साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। विदेशी यात्रियों एवं विद्वानों के वर्णन में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था में आजकल की ही तरह शासक एवं शासन के अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन की प्रणाली थी। योग्यता एवं गुणों के आधार पर इनके चुनाव की प्रक्रिया आज के दौर से थोड़ी सी भिन्न जरूर थी, और सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऋग्वेद और कौटिल्य शास्त्र ने चुनाव पद्धति की पुष्टि तो की है, लेकिन वोट देने के अधिकार पर क्लियर नहीं किया है। वर्तमान संसद की तरह ही प्राचीन समय में परिषदों का निर्माण किया गया था, जो वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती थी। गणराज्य या संघ की नीतियों का संचालन इन्हीं परिषदों द्वारा होता था। इसमें सदस्यों की संख्या विशाल थी। उस समय के सबसे प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवी के केंद्रीय परिषद में 7,707 सदस्य थे। वहीं यौध्य यानी योद्धाओं की केंद्रीय परिषद में 5,000 सदस्य थे। वर्तमान संसदीय सत्र की तरह ही परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे। किसी भी मुद्दे पर निर्णय होने से पूर्व सदस्यों के बीच में खुलकर चर्चा होती थी। सही गलत के आंकलन के लिए पक्ष विपक्ष पर जोरदार बहस होती थी। उसके बाद ही सर्वसम्मति से निर्णय को पूरा किया जाता था। सबकी सहमति न होने पर बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। कई जगह तो सर्वसम्मति होना अनिवार्य था। बहुमत से लिए गए निर्णय को भुई सिक्किम कहा जाता था। निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर की भांति इस चुनाव की देखरेख करने वाला भी एक अधिकारी होता था, जिसे शलाका ग्राहक कहते थे। वोट देने के लिए 3 प्रणालियां थी। पहली, गुड़क मतलब गुप्त रूप से।
अपना मत किसी भी पत्र पर लिखकर देने वाले वोटर का नाम नहीं लिखा होता था। दूसरी, विवृतक मतलब प्रकट रूप से। इस प्रक्रिया में व्यक्ति संबंधित विषय के प्रति अपने विचार सबके सामने प्रकट करता था, मतलब खुलेआम घोषणा करना। तीसरी प्रक्रिया, संकर्ण जल्पक। श्लाघाग्राहक मतलब चुनाव आयुक्त के कान में चुपके से कहने वाला। सदस्य इन तीनों में से कोई भी एक प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। श्लाघाग्राहक पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से इन वोटों का हिसाब करता था। इस तरह से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में गौरवशाली लोकतंत्र की परंपरा थी। इसके अलावा सुव्यवस्थित शासन के संचालन के लिए अनेक मंत्रालयों का निर्माण किया गया था। उत्तम गुणों और योग्यता के आधार पर इन मंत्रालयों के अधिकारियों का चुनाव किया जाता था। मंत्रालयों के प्रमुख विभाग थे जैसे औद्योगिक और शिल्प संबंधित विभाग, विदेश विभाग, जनगणना, क्रय विक्रय के नियमों का निर्धारण। मंत्रिमंडल का उल्लेख हमें अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्र नीति, महाभारत आदि में मिलता है। यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें रत्नी कहा गया है। महाभारत के अनुसार मंत्रिमंडल में 6 सदस्य होते थे। मनु के अनुसार सदस्य संख्या 7 से 8 होती थी। शुक्र नीति में शुक्र ने इसके लिए 10 सदस्यों की संख्या निर्धारित की थी। इनके पद क्या थे और इनके कार्य किस प्रकार थे? नंबर 1, पुरोहित। ये राजा का गुरु माना जाता था। राजनीति और धर्म दोनों में निपुण व्यक्ति को ही ये पद दिया जाता था। नंबर 2, उपराज यानी राज प्रतिनिधि। इसका कार्य राजा की अनुपस्थिति में शासन व्यवस्था का संचालन करना था। नंबर 3, प्रधान या प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होता था। ये सभी विभागों की देखभाल करता था। नंबर 4, सचिव। वर्तमान समय के रक्षा मंत्री की तरह ही इसका काम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्यों को देखना था। नंबर 5, सुमंत्र। राज्य के आय व्यय का हिसाब रखना इसका कार्य होता था। चाणक्य ने इसको समहर्ता कहा है। नंबर 6, अमात्य। अमात्य का कार्य संपूर्ण राज्य की प्राकृतिक संसाधनों को नियमबद्ध करना यानी कानूनी तरीके से कार्य करना। नंबर 7, दूत। आज के समय की इंटेलिजेंसी की तरह दूत का कार्य गुप्तचर विभाग को संगठित करना था। ये राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील डिपार्टमेंट माना जाता था। इसके अलावा भी कई विभाग थे। इतना ही नहीं, आज के समय की तरह ही पंचायती व्यवस्था भी हमारे देश में मौजूद थी। शासन की मूल इकाई गांवों को ही माना जाता था। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होती थी जो गांव की प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से लेकर गांव के प्रत्येक कल्याणकारी काम को अंजाम देती थी। इनका कार्य था गांव की हर समस्या का निपटारा करना, आर्थिक उन्नति, रक्षा कार्य, उन्नत शासन व्यवस्था की स्थापना कर एक आदर्श गांव तैयार करना। ग्राम सभा के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। सारा राज्य छोटी छोटी शासन इकाइयों में बटा हुआ था। समस्त राज्य की शासन सत्ता एक सभा के अधीन थी जिसके सदस्य उन शासन इकाइयों के प्रधान होते थे। एक निश्चित काल के लिए सबका एक अध्यक्ष नियुक्त होता था। अगर सभा बड़ी होती थी तो उसके सदस्यों में से कुछ लोगों को मिलाकर एक कार्यकारी समिति निर्वाचित होती थी। ये शासन व्यवस्था एथेंस में क्लाइस्थेनेस के संविधान से थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी। इस सभा में युवा और वृद्ध हर उम्र के लोग होते थे।
ये बैठक एक भवन में होती थी जिसे सभागार कहते थे। एक प्राचीन उल्लेख के अनुसार उस समय किसी भी अपराधी को पहले विचार करने के लिए विनिश्चय महापात्र नामक अधिकारी के पास पेश किया जाता था। निरपराध होने पर अभियुक्त को वो मुक्त कर सकता था और अगर अपराधी सिद्ध हो तो वो दंड नहीं दे सकता था, बल्कि अपने से ऊंचे न्यायालय में भेज देता था। इस तरह अभियुक्त यानी अपराधी को 6 उच्च न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था। केवल राजा को दंड देने का अधिकार था। धर्मशास्त्र और पूर्व के नजीरों के आधार पर दंड दिया जाता था। नजीर एक उर्दू शब्द है जो आज भी न्यायालय में इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है उप न्यायाधीश। प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख गणराज्य थे। पहला, शाक्य। शाक्य गणराज्य आज के समय का गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित था। इस गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य परिषद के 500 सदस्य राज्यसभा में थे। शाक्य परिषद का अध्यक्ष राजा कहलाता था। भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य क्षत्रिय राजा थे। कौशल के राजा प्रसन्नजीत के पुत्र विड़गद्धम ने इस गणराज्य पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया। नंबर 2, लिच्छवी। लिच्छवी गणराज्य गंगा के उत्तर में यानी आज के उत्तरी बिहार में स्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ गांव में इसके अवशेष आज भी मिलते हैं। लिच्छवी क्षत्रिय वर्ण के थे। वर्धमान महावीर का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। महावीर, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, वो एक राजकुमार थे जो राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र थे, जो लिच्छवियों की क्षत्रिय योद्धा जाति के थे। इस गणराज्य का वर्णन जैन और बौद्ध ग्रंथों में विशेष रूप से मिलता है। लिच्छवी गणराज्य उस समय का बहुत शक्तिशाली राज्य था, लेकिन इस पर अनेकों बार आक्रमण हुए। आखिर में मगध राज अजात शत्रु ने इस पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया। लेकिन 4वीं शताब्दी के ईस्वी में ये दोबारा एक शक्तिशाली गणराज्य बन गया। नंबर 3, वज्जी। लिच्छवी, विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रक गण और अन्य 5 छोटे गणराज्यों ने मिलकर जो संघ बनाया उसे ही वज्जी संघ कहा जाता था। मगध के शासक निरंतर इस पर आक्रमण करते रहे और आखिर में यह संघ मगध के अधीन हो गया। नंबर 4, अम्बस्ट। पंजाब में स्थित इस गणराज्य ने सिकंदर से युद्ध न करके संधि कर ली थी। नंबर 5, अग्रेय। आज के समय के अग्रवाल जाति का विकास इसी गणराज्य से हुआ है। इस गणराज्य ने सिकंदर की सेनाओं का डटकर मुकाबला किया। जब उन्हें लगा कि वो ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तब उन्होंने खुद ही अपनी नगरी को जला दिया। इसके अलावा अरिष्ट, औटुंबर, कठ, कुणिंद, शूद्रक, पातानप्रस्थ आदि गणराज्यों का भी उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। आप सभी दोस्तों की मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने ये सब जानकारी ली। साथ ही उनका भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने वीडियो पूरा नहीं देखा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़रूर वो इस वीडियो को एक दिन पूरा देखेंगे। मेरा मकसद है हर चीज़ से ऊपर उठकर सिर्फ ज्ञान हासिल करना और आप लोगों के साथ शेयर करना। कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले वीडियो में आप सभी से दोबारा से मिलूंगी। सभी दोस्तों से अलविदा।